my dear students. Welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का हमारा सेशन है केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा, उसके बाद हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने उससे रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कवर किए और आज है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्डिंग किसे कहते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स के बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जो शेयरिंग पेयर्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो कैसे बनते हैं, प्लस आपको एग्जाम में उनके स्ट्रक्चर्स कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आज का सेशन इसके अराउंड है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता एंड दे आर कमिंग ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टूडेंट्स हमने अगस्त फर्स्ट वीक से एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन जस्ट 4 months। वाई डू वी से इन जस्ट 4 months? क्योंकि 4 months में पूरे सिलेबस को थरली कवर करना, सारी डिटेल डिस्कस करना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना एक काफ़ी बड़ी बात है। सो इफ़ यू डिवोट 4 to 5 hours every week, so you can stay up to date with the content that I am posting. Sufficient time मिलेगा आपको रिविजन के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आप ध्यान दे रहे हैं वो भी अफेक्ट नहीं होगा। So, as I always say, without wasting any time, let's get started. All right, ICSE वालों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम कोवलेंट बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जिसे कहते हैं, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जस्ट टू आंसर अ क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल पे पूछा था कि मैम विच बुक आर वी फॉलोइंग, वी आर फॉलोइंग सेलेना पब्लिकेशंस। आई थिंक इसका मतलब कि आपके स्कूल में प्रोबेबली कोई और पब्लिकेशन की बुक लगी है, बट नेशन वाइड मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स फॉलो सेलेना पब्लिकेशंस and Selena is amazing for your board examination. The content is thorough. It is, आपके पास कुछ extra content नहीं है इसमें। If there is anything extra out of the syllabus, वो पेज के bottom पे clearly mention करते हैं कि ये part syllabus में नहीं है। So if just in case you are a student जिसके स्कूल में कोई different book लगी है, please follow Selena Publications. It has good ample number of questions. It has good thorough डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी फ्रॉम दिस बुक। नाउ लेट्स मूव अहेड टू कोवलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। सो जब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था या हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एटम को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे, राइट? सो ये हमने डोनेट करने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, ये है शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट। नाउ मान लीजिए कि किसी भी एक एटम में आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब उस केस में वो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट तो नहीं कर सकता, करेक्ट? और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसे एक्सेप्ट करने के लिए या फिर उसको डोनेट करने के लिए कोई और एटम रेडिली अवेलेबल हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आपका कोई भी एलिमेंट है, मेजॉरिटी आपके नॉन मेटल्स होते हैं इसमें, तो मान लीजिए आपका कोई नॉन मेटल है और नॉन मेटल में आउटर मोस्ट शेल में आपके 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 केसेस में बॉन्डिंग कर सकता है। या तो वो किसी से एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी मेटल से। अगर कोई मेटल अवेलेबल नहीं है और कोई नॉन मेटल अवेलेबल है तो वो उसके साथ शेयरिंग करेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो उस केस में वो लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, उसे ही हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड इट। द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन or more pairs of electrons is called covalent or molecular bond, and the compound formed due to this bond is covalent compound. ठीक है, अब हम इसे मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये बॉन्ड बनता है तो आउटकम जो होता है आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है। सो द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो इसको हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। नाउ
The atoms of non-metals usually have 5, 6 और 7 electrons. ठीक है, पर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपके पास कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट शेल, पर ये भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. Now, the atoms of such elements do not favor the loss of its electrons. Of course, जब उसके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट तो नहीं कर सकता. ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस. एनर्जी कंसिडरेशंस क्यों? क्योंकि जब आपके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में और आपको सारे के सारे डोनेट करने पड़े तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी टू टेक आउट एवरी सिंगल वन ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स, एंड thus the transfer of electrons is not possible. तो ये उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा लग जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो वो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, कोई और तरीका देखो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए. ठीक है ना. therefore this atom can complete its octet only by mutually sharing one or more pairs of electrons. तो या तो अगर उसके पास एक की ही रिक्वायरमेंट है वो वन शेयरिंग करेगा, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा शेयरिंग करेगा, पर शेयरिंग के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं. ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट फॉरवर्ड करते हैं. तो दैट मीन्स जब आप इस रिलेशनशिप की बात करें, आप एग्जांपल लें कि एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में दो लोग बैठे हैं आमने सामने, सो दे बोथ ब्रिंग इक्वल डिवोशन, इक्वल कमिटमेंट टू द टेबल. मतलब दोनों की तरफ से इक्वल कमिटमेंट है फॉर ईच अदर एंड दे बोथ ब्रिंग द सेम थिंग्स टू द टेबल. ऐसा नहीं है कि एक बंदा ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है या एक बंदा कम सैक्रिफाइस कर रहा है. सो जैसा हम डेटिव बॉन्ड के लिए कहते हैं कि इट इज एक तरफा प्यार, वो नहीं है. इस केस में दोनों को इक्वल प्यार है और दोनों बराबर तरीके से कमिटेड हैं एंड दे बोथ ब्रिंग इक्वल यू कैन से वैल्यू टू द रिलेशनशिप. ठीक है, ये बराबरी की रिलेशनशिप है. नाउ सो व्हेनेवर अ नॉन मेटल कंबाइंस विद अनदर नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है दूसरे नॉन मेटल से कंबाइन करेगा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, तो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं. आपके पास है हाइड्रोजन, अ नॉन मेटल, एंड क्लोरीन इज आल्सो अ नॉन मेटल. व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन, अभी आपने डायग्राम बना ही रखा है. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली शेयर कर सकते हैं एंड दिस गिव्स यू HCl. सो अब इन्हें बिल्कुल आसपास बना के यहाँ पे एक आप हाइड्रोजन का और बाकी आप क्लोरीन के ऐसे शो कर देंगे. सो दिस इज योर HCl. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. फिर हमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है क्लोरीन का. सो इसका मतलब इसमें वो हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब नॉन मेटल किसी और नॉन मेटल से कंबाइन करता है तो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. और जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन अगर क्लोरीन से भी कंबाइन करेगा तो भी बॉन्ड बना देगा. ठीक है, सो क्लोरीन में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ये एक क्लोरीन हो गया, ये एक क्लोरीन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए फटाफट, 1 2 3 4 5 6, और वही यहाँ बना दीजिए, और एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. अब मैंने दोनों में डॉट्स क्यों लगाई हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के एलिमेंट हैं. जब दोनों अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं तब हम अलग अलग टाइप के एज एन अलग अलग एलिमेंट होते हैं तब हम अलग रिप्रेजेंटेशन ही शो करेंगे. मतलब एक को आप क्रॉस लो, एक को आप डॉटेड लो. इसमें दोनों सेम है तो डॉट ही लिया जाएगा, अलग अलग नहीं ले सकते. तो इस केस में अब आपकी यहाँ पे शेयरिंग होगी, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को बहुत पास पास लिख दीजिए. यहाँ पे इनका शेयर्ड पेयर आ गया और ये बाकी सारे इनके इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो ये आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया. आगे बात समझ. कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स. अब यहाँ पे आ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया. अब इसके टाइप्स समझ लेते हैं. बहुत सिंपल टाइप्स हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दोनों की तरफ से, या तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे. तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा. ठीक है, सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं अ सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से डिवोट हो रहा है
तो उसे सिंगल बॉन्ड कहा जाएगा, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल लाइन बनाई जाती है। तो अगर आप कहीं देखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल लाइन है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और ये बॉन्ड हमें पता कैसे चला कि सिंगल बॉन्ड है? क्योंकि जब आपके हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, और आप ये दोनों को शेयर करें, तो जब आप इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हम लाइन वाले डायग्राम्स बनाते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बेहतर रहेगा कि आप आज ही थोड़ा आइडिया ले लें। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्लोरीन क्लोरीन का बना, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल सिंगल, क्योंकि अभी हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4, इसमें सारे क्लोरीन्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ। कार्बन की वैलेंसी है 4, तो 4 वैलेंसी, कभी आप समझे एटॉमिक नंबर लिख दिया, ये हो गया C, चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। और ये हमारा फॉर्म कंपाउंड कौन सा बना रहे हैं, CCl4, तो चारों तरफ एक एक क्लोरीन। ठीक है, अब मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स बना ही देती हूँ, ऑल्दो अंडरस्टूड होना चाहिए, बट फिर भी मेरे को नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में ना गलती कर दे, इसलिए बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक सबसे शेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, CCl4, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब वैसे ही आप जब डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है, ये भी फटाफट देख लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का एक पेयर नीचे की तरफ बनाते हैं यहाँ पे, ताकि शेयरिंग दिखाना आसान हो जाए। तो ये एक पेयर शेयर हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 6 बनाएंगे, ये एक और पेयर शेयर हुआ। ठीक है, और इसको हम अपने लाइन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब फटाफट एक क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है आपको ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब इथाइन, ये अब आपके ना इथीन इथाइन, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो अगर समझ में आ रहे हैं तो बस अभी फिलहाल आप नाम से समझ लें। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस ना लें इस बात का, क्योंकि हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारा इथीन होता है, इथीन में हमारा डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर उन्होंने बना भी रखा है, ये रहा। ठीक है, तो क्या है, C, डबल बॉन्ड C, और उसके अलावा आपके पास 4 H है, 2 H यहाँ पर और 2 H यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, C2H4, 2 C और 4 H। वैसे ही जब आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इथाइन, YNE, इथाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका C2H4, और जो आपका इथाइन होता है वो होता है C2H2। ठीक है, तो एक C ट्रिपल बॉन्ड के साथ दूसरा C। अब कितनी वैलेंसी बची, एक एक बची कार्बन के पास, तो एक एक हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, अब कोवैलेंसी क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी याद होगा, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की बनती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में बनती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, मतलब जितने एक एटम ने डोनेट करे हैं या ट्रांसफर करे हैं, वो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में, उसे कोवैलेंसी कहते हैं। So the covalency of an atom is the number of its electrons taking part in the formation of shared pairs. Thus, the covalency of hydrogen is 1. हाइड्रोजन एक ही शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है। जितने उनके पास अवेलेबल है फॉर शेयरिंग, या फिर जितने वो यूज करेंगे,
कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए और स्टेबिलिटी अनटेन करने के लिए उसे कोवैलेंसी कहा जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है तो एक एटम थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, एक एटम थोड़ा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, पर ये केस सारे में, हर एक मॉलिक्यूल में या हर एक कंपाउंड में पॉसिबल नहीं होता। कुछ बॉन्ड्स इतने इक्वल लोगों की पार्टनरशिप में बनते हैं कि जब उनका बॉन्ड क्रिएट हो जाता है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज आया उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, बट कुछ बॉन्ड्स ऐसे बनते हैं जिसमें एक एटम ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो क्या करता है, वो शेयर्ड पेयर जो बीच में है उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका लेता है। अब जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसकाएगा तो नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और जिस एटम के पास से वो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उस एटम के पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो ये है हमारे नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर वो हैं जो बिल्कुल इक्वल पार्टनरशिप में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत मिनिमल डिफरेंस होगा या तो डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब उनका शेयर्ड पेयर बीचों बीच रहेगा, सिमेट्री रहेगी उनके बॉन्ड में, उसे कहते हैं नॉन पोलर। पोलर वो हैं जो कि ऐसे आपके डिवाइड हो जाते हैं, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी हम और डिस्कशन जब करेंगे पोलर नॉन पोलर का तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अब इससे आगे चलते हैं, नॉन पोलर के बारे में आगे पढ़ते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एटम्स। बराबर की पार्टनरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई जो शेयर्ड पेयर है बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे। ठीक है, नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, if the two covalently bonded atoms are identical, अब ऐसा कब कब हो सकता है कि दोनों में सिमेट्री हो, कोई पार्टीशन ना हो? ऐसा हमारा सबसे पहला केस ये होगा कि जो हमारे दोनों एटम है बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्लोरीन है तो दूसरा भी क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है तो दूसरा भी नाइट्रोजन है, तो बिल्कुल बराबर रहेगा, सिमेट्री रहेगी। या तो ये केस हो, या तो दूसरा केस ऐसा हो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत ही जरा सा फर्क हो, बहुत ही माइन्यूट फर्क हो। ठीक है, 2-4 पॉइंट का फर्क हो बस, तो उस केस में भी आपका नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो या तो वो आइडेंटिकल हो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कंबाइनिंग एटम्स, दैट इज द शेयर्ड पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियर ऑफ द टू। मतलब दोनों के जो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ है वो बराबर तरीके से शेयर्ड पेयर पे अट्रैक्शन दे रही है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। ठीक है, charge such molecules are non-polar. For example, hydrogen, chlorine, oxygen are perfectly non-polar compounds. These compounds do not ionize in water due to lack of charge separation. अब हम ये वाला पार्ट समझेंगे, ionize in water और charge separation का मतलब। ओके, तो क्या होता है कि जब हमारे पास चार्ज सेपरेशन हो जाता है कि एक एटम हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो जब हमारा चार्ज सेपरेशन हो गया कि एक पॉजिटिव साइड शो कर रहा है, एक नेगेटिव, तो जब हम ऐसे कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज का मतलब क्या है, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम पोलर पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल के साथ कि आयनाइजेशन कैसे होता है, पर अभी आप इतना समझिए कि जब हम ऐसे सेपरेटेड वाले जिसमें चार्ज सेपरेशन है, जब हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जबकि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, क्योंकि उनके बीच में चार्ज सेपरेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल इक्वल बॉन्डेड लेवल पे है, तो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे पानी में घोल के वो डिसॉल्व नहीं हो सकते, वो आयनाइज नहीं होते। ठीक है,
so they do not ionize in water due to lack of charge separation. तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अच्छा रिलेशनशिप है, पानी वानी में घुलने की छोटी मोटी चीजों से अलग अलग नहीं हो पाते, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नाउ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, अब अगर मान लो दोनों एटम अलग अलग हैं तो क्या होगा, can be non-polar in their electronegativity difference is little and their structure permits the shared pair of electrons to attract equally the linked atoms and thus the molecule becomes symmetrical. अच्छा, तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मान लो अगर अलग अलग टाइप के एटम हैं तो दो चीजें होंगी, या तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही कम फर्क है, दोनों की स्ट्रेंथ लगभग लगभग बराबर है, तो भी शेयर्ड पेयर बीचों बीच रहेगा, या तो दूसरा केस ये है कि उस एटम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब आपका मॉलिक्यूल पूरा डेवलप हो जाता है तो वो सिमेट्री में आ जाता है, ठीक है। सो अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो जो डिसिमिलर एटम है, जो एक जैसे नहीं भी है, वो भी नॉन पोलर नेचर शो करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कहाँ गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये रहा, ठीक है। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या हो रहा है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि चारों तरफ से क्लोरीन अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी हो तब भी ये सिमेट्री में आ जाता है क्योंकि चार डायरेक्शन से क्लोरीन बराबर फोर्स डाल रहा है, ठीक है। तो इसे भी हम नॉन पोलर बोलेंगे। ओके अच्छा चलो नॉन पोलर को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। नॉन पोलर वो कंपाउंड्स हैं जो कि इक्वल रिलेशनशिप वालों के बीच में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होते हैं, दैट मीन्स जब आपका बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो बॉन्ड में दोनों तरफ के एटम्स पे से इक्वल फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब जो शेयर्ड पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनके बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे, किसी की एक तरफ टिल्ट नहीं होंगे, ठीक है। इन्हें हम नॉन पोलर कहते हैं। अगर किसी एक तरफ भी चार्ज बढ़ जाता है या फिर एक तरफ के एटम की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। आई बात समझ, जो हमारे नॉन पोलर हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है और बिल्कुल बराबरी पे है, तो अगर आप ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को पानी में डालते हैं तो वो आयनाइज नहीं होंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि वाटर के जो आयंस हैं वो उसमें इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कंबाइंड इतने अच्छे से हैं कि उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि एक्सटर्नल फैक्टर बहुत छोटा सा पानी के जैसा उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, उनका बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों के बीच में, ठीक है। अब या तो हमारा जो इस टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं या तो बिल्कुल सेम टाइप के एटम्स के बीच में बनेंगे, या फिर आपके अगर अलग टाइप के एटम हैं तो तब बन सकते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब दोनों की जो पावर्स हैं वो लगभग सेम हो। अगर लगभग सेम नहीं है तो हमारा एटम मतलब जो हमारे एटम्स कंबाइन कर रहे हैं वो ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म करें जो कि ओवरऑल एक सिमेट्री में आ जाए, तो उस केस में भी चारों तरफ से जो पावर उस एटम पे लगती है वो इक्वलाइज हो जाती है और उस केस में भी हमारा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड पे। सो पोलर कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें एक एटम के पास बहुत ज्यादा पावर है। अब जब बहुत ज्यादा पावर है तो वो जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है वो उसको अपनी तरफ पुल करके रखेगा, ठीक है। और क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा तो खुद एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा, और जिस एटम से खींचेगा उस एटम के ऊपर एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब ऐसे कंपाउंड्स को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और पानी में मिक्स हुए तो ये आयनाइज हो जाते हैं, मतलब कि जो स्लाइटली पॉजिटिव है वो अलग हो गया, जो स्लाइटली नेगेटिव है वो अलग हो गया, क्योंकि इनके बॉन्ड में आप कह सकते हैं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, किसी एक ने खुद को ज्यादा पावरफुल समझ लिया जबकि किसी एक ने खुद को डिमीन कर लिया। तो ऐसे हल्के अनइक्वल रिलेशनशिप में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो सेपरेट हो जाते हैं,
और छोटी सी प्रॉब्लम हम किसे कह रहे हैं? पानी को कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है कि एक बंदे की स्लाइट ईगो या स्लाइट अपर हैंड इन द रिलेशनशिप ने उसको एक स्लाइटली कह सकते हैं उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव करने पे मजबूर किया। तो जब उसने हल्का सा स्ट्रॉन्ग बिहेव किया तो उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया। इस वजह से दूसरा वाला भी अलग हो सकता है बाय वेरी माइन्यूट डिस्टर्बेंस लाइक एडिंग वाटर। ठीक है, कहानी की तरह समझोगे तो एग्जाम में भी याद रहेगा, रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से समझोगे बॉन्ड्स को तो काफी अच्छे से आपको वो याद रहते हैं। तो छोटे छोटे अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स बना के याद कर लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल उठा लीजिए और उससे आप उसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं, अब इसे थ्योरी रीड कर लेते हैं भाई। थ्योरी में हमें कहते हैं द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन द टू एटम। इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है क्योंकि ये रिलेशनशिप बराबरी का है ही नहीं। इसमें एक बंदा खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और एक बंदा खुद को डिमीन कर देता है। दिस रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन देम। फ्रैक्शनल मतलब बहुत ही स्लाइट आता है, माइन्यूट आता है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा से। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे आयनाइज इन वाटर, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है इनकी इक्वालिटी में, तो अगर थोड़ा सा भी हिंड्रेंस आता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई कि आपने बस पानी ही ऐड किया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भाई ये सेपरेट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये तो आपको पता होगा कि जो क्लोरीन है वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो क्लोरीन अपने आप को बहुत ही महान बंदा समझते हैं। वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर आता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और इधर से जो हमारा हाइड्रोजन है बेचारा, एक ही तो उसके पास इलेक्ट्रॉन था, वही उसने उस रिलेशनशिप में डोनेट दे रखा था शेयर करने के लिए। ठीक है, वो भी उससे ले लेते हैं, तो ये हो गया स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि मान लीजिए ये H है आपका, ये Cl है, तो यहाँ पे आप स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज करेंगे और आप यहाँ पे एक एरो लगाएंगे। ये जो एरो है वो ये शो करता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं। द हाइड्रोजन क्लोराइड, इन हाइड्रोजन क्लोराइड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3, attracts the shared pair towards itself. Negative charge shift towards chlorine atom, thereby developing a slight negative charge on it. The hydrogen atom, electronegativity है उसकी 2.1, develops a slight positive charge, therefore a polar covalent bond is formed. This is shown below. तो ये आपका उन्होंने कॉम्बिनेशन शो करा कि हाइड्रोजन क्लोराइड बना कैसे। उसके बाद उन्होंने शो करा कि ऐसे आप रिप्रेजेंटेशन देंगे एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। ठीक है, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, एरो का मतलब ये है कि शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। द एरो ऑन द लाइन इंडिकेट्स दैट द शेयर्ड पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट एटम। आगे बाकी एग्जांपल देख लेते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स दैट आयनाइज आर वाटर। वाटर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि वाटर में आपको कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान रखें कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, क्योंकि कभी भी अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए सबसे पहले दिमाग में वाटर आना चाहिए। देन अमोनिया है आपका, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, अब एक बार आपका वाटर मॉलिक्यूल देख लेते हैं कि ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसी वजह से वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करता है। तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हुआ। अमोनिया के केस में 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हुए हैं और जो नाइट्रोजन है हमारा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन फ्लोराइड में तो होगा ही होगा, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ताकत है उसके अंदर। और जो हमारा बेचारा हाइड्रोजन है, एक तो बेचारा इलेक्ट्रॉन और एक तो प्रोटॉन लेके घूम रहा है, और जब उस वो बॉन्ड बनाता भी है तो उससे फटाफट खींच लेते हैं। और वही इन सब चीजों में हो रहा है। अगर आप तीनों के एग्जाम्पल देखें, चाहे वाटर का, चाहे अमोनिया का, चाहे हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तीनों में बेचारा हाइड्रोजन है जो हमारा वीक है,
और उसका इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले खींचा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रहेंगे अब। In solution, the fractional charges of polar covalent compounds are converted to complete charges and ions are produced. This process in which covalent compounds are converted into ions is called ionization. Ionization की definition आनी चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ऐसे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, और आप उन्हें पानी में ऐड करते हैं, तो जो स्लाइट चार्ज सेपरेशन है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने की वजह से वो कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो जो आपका स्लाइट चार्ज डिफरेंस है वो कंप्लीट चार्ज डिफरेंस होके उनको अलग कर देता है, इसीलिए आयंस आ जाते हैं आपके मिक्सचर में। अब आगे बढ़ते हैं। The more the electronegativity difference between the two atoms forming a bond, the more is the polar nature of the molecule. बहुत ही सीधी बात है, जितना ज्यादा एक एटम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना ज्यादा आपके पोलर चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पोलर मतलब अलग अलग होने के चांसेस, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे। The bond formed between two atoms with same electronegativity is non-polar. Okay. अब अगर आपके एटम्स बन रहे हैं, कहाँ है एक्स्ट्रा पेज मेरा, ऊपर आ जाइए। ओके, अब अगर आपके एटम्स बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अगर आपके पास स्लाइट डिफरेंस है, अच्छा पहले ऐसे देख समझते हैं, अगर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो आपका बनेगा कोवलेंट कंपाउंड। कौन सा? नॉन पोलर। अगर स्लाइट डिफरेंस है, स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आपका बनेगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड। और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो उस केस में बनेगा आपका आयनिक कंपाउंड। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दोनों एटम्स में इक्वल स्ट्रेंथ है तो भाई वो आराम से शेयरिंग करेंगे, बराबरी पे रहेंगे। अगर थोड़ा सा फर्क है उनके स्टेटस में, कोई रिलेशनशिप बनाने में, लोगों के दोनों के स्टेटस में या दोनों के कमिटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, तो एक बहुत स्ट्रांग होगा और एक थोड़ा सा वीक होगा, तो फिर भी जो आपका रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग वाले बंदे की तरफ थोड़ा सा डिवोटेड होगा, कि उसके डिसीजंस के अराउंड रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, तो वैसा बनेगा। अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मान लीजिए कि बहुत ही एक्सट्रीम डिफरेंस शो हो रहा है, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन को ले ही जाएगा, तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो पहला बनेगा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, दूसरे केस में बनेगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड। और अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, एक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, वो तो छोड़ेगा भी नहीं उसके लिए। ठीक है, तो उस केस में आपका ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो हो गया आपका आयनिक कंपाउंड, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं कि बुक में हम क्या कहना, बुक क्या कह रही है। ओके, ये रहा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हो गए नॉन पोलर, स्लाइटली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हो गए पोलर, विद मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो हो गए आयनिक। आ गई तीनों कंडीशन समझ। Since a polar covalent molecule has both positive and negative poles, it is also known as a dipole molecule. Dipole molecule की definition एक नंबर में पूछ लेंगे। ठीक है, डाइपोल मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? डाइपोल मॉलिक्यूल हुआ पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कोवलेंट कंपाउंड। क्यों हुआ? क्योंकि एक ही बॉन्ड के अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, so a molecule that has both slight positive and slight negative charge is called a dipole molecule. आगे बात समझ। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है हमारे पास कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है? एक सेकेंड में एक पेज ऐड कर लूं यहाँ पे। ओके, सो अब हमारे पास कंपाउंड बनाने के लिए, कोवलेंट कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? तो पहली कंडीशन तो ये, बोथ एटम्स शुड हैव कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में? 4 या 4 से ज्यादा। 4 किस में होते हैं? कार्बन में। और 4 से ज्यादा किस में है? आपके बाकी जो भी नॉन मेटल्स हैं। फिर भी आपके पास एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है। ये आपके एक्सेप्शंस हो गए, पर एक्सेप्शंस इस केस में ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे। बेसिक कंडीशन पूछी जाएगी, तो बेसिक कंडीशन तो भाई ये है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो या तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो कोवलेंट कंपाउंड बन सकता है। अगले पे आते हैं, बोथ द एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई क्यों? क्योंकि अगर एक बहुत ही ज्यादा वीक हो गया तो वो दूसरा वाला उसका इलेक्ट्रॉन ही ले जाएगा, वो बॉन्ड बनाने भी नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए दोनों की हाई होनी चाहिए। दोनों में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या? इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अगर कोई हमारे मेटल्स होंगे तो उसमें तो लो इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन दे बैठेगा कि भैया तुम रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो भी एटम्स होंगे उसमें हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। मतलब कि जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले तो बने, तभी तो शेयरिंग की टर्म्स तक आ पाएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ आ गया, बोथ द एटम्स शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जब उन्हें शेयर करना हो, मतलब जब आपको उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो बहुत हाई एनर्जी देने की जरूरत पड़े, तो वो ट्रांसफर होने नहीं देंगे अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो डोनेट करने की इच्छा नहीं रखते। ठीक है, तो क्या उनके मेन 3 कंडीशन है? जो मेन 3 कंडीशन है वो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई हो, और आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई हो। ठीक है, और अब अगर इन्हें हिंदी में समझे तो पहला, पावर होनी चाहिए। अगर ज्यादा वीक होंगे तो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये, इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा वाला स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो कम से कम शेयरिंग की टर्म्स पे दोनों आ जाएंगे। तीसरा ये, इलेक्ट्रॉन देने की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन उन्हें देना पड़े किसी को, तो बहुत ज्यादा एनर्जी मांगे रिटर्न में। ठीक है, इसीलिए तीसरी बात ये। तो ये 3 कंडीशन आपकी मेन है, जो कि कहीं भी पूछी जा सकती है गिव रीजनिंग में। और फिफ्थ कंडीशन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स शुड ईदर बी जीरो और नेग्लिजिबल। मतलब कि जो भी दो एटम्स की बात हम कर रहे हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, जो फर्क है पावर में, वो या तो बिल्कुल ही नहीं हो, दोनों बिल्कुल सेम बराबर पावर के हो, या तो बहुत ही माइन्यूट फर्क हो, ज्यादा फर्क ना आ रहा हो उनके बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, अगर वही जैसे मैंने आपसे कहा, अगर कोई एक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और एक कोई बहुत ही ज्यादा वीक हो गया, तो ये नहीं चल पाएगा। वो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ कोवलेंट कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए इस वाले पार्ट पे। अब इस पार्ट में क्या है, हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद ऑल नॉन मेटल्स। सो अब ये चीज तो आप थोड़ा सा जब इस चार्ट को रीड करेंगे तो समझ में आएगी, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट फिर भी आपको एक बार रीड कर लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो पूछ लेना। टेक्निकली वो यहाँ ये कह रहे हैं कि एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, द इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, जो भी क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स बन रहे हैं, उनका जो इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। An example of the decreasing electrovalent character of chlorides of the elements in the third period is shown. तो थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स का उन्होंने आपका आपका जो वो ड्रॉप होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, उसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स दोनों का। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है आपका आयनिक सॉलिड, फिर ये भी सॉलिड, फिर पार्शियली आयनिक पार्शियली कोवलेंट,
फिर कोवलेंट लिक्विड सॉलिड, कोवलेंट गैस। तो उन्होंने पूरा क्लोराइड्स का आप दिया है। सेम उन्होंने आपकी ऑक्साइड्स की वो दिया है, क्या कहते हैं, फिजिकल नेचर। और उसके साथ उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो उनकी इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर है वो अक्रॉस अ पीरियड ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में अगर मान लो प्री बोर्ड का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए आपकी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया, तो वो इसमें से पूछ सकते हैं। वो ऐसे पूछ लेंगे कि भाई आपको ये तीन उन्होंने ऑक्साइड्स दे रखे हैं और ये बता देंगे भाई पीरियड 2 के या पीरियड 3 के हैं, तो इनको आप अरेंज कर दीजिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा सवाल किया जा सकता है, पर वो भी प्री बोर्ड में ही मेजोरिटी किया जाएगा, क्योंकि वो पेपर डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर किसी को पॉज करके 2 मिनट का ब्रेक लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि इसके आगे अब हम कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में। तो लेट मी कम ऑन अ क्लियर पेज, जो कि यहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर के बारे में। आपको सारे एग्जाम्पल्स बाय नेम पता होने चाहिए। नॉन पोलर एक तरफ लिख लिए, पोलर एक तरफ कर लिए। ठीक है, अब नॉन पोलर में ज्यादातर किसके बीच में बनेंगे? या तो बिल्कुल सेम एटम होना चाहिए, मतलब सेम एटम, या तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, या तो आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, या तो आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और अगर आपके ये नहीं है और आपका मतलब सेम एटम्स नहीं है, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो हमने एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, अगर इसके अलावा नॉन पोलर में कोई और एग्जाम्पल देखे तो आपका बनेगा मीथेन, CH4। ठीक है, पोलर में आ जाए तो आपका बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। और कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके स्ट्रक्चर्स में? अमोनिया। ठीक है, ये आपके हो गए नॉन पोलर और पोलर के एग्जाम्पल्स। अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, सिंपल ही है। हाइड्रोजन का बनाते हैं सबसे पहले। अब हाइड्रोजन में दोनों में आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो ये आपका शेयर्ड पेयर आ गया। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? H-H। तो ये आपका बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसे और H2। पहला हो गया स्ट्रक्चर। अब दूसरे पे आते हैं, क्लोरीन पे। Cl2। सो क्लोरीन में क्या होगा? दोनों में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 प्लस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों में आप शेयरिंग दिखा दें। ठीक है, इसके बाद आप, ये इनका शेयर्ड पेयर हो गया, उसके बाद आप इनका बॉन्ड दिखा दें, क्लोरीन क्लोरीन, और लिख दे क्लोरीन Cl2। ठीक है, ये आपके दोनों हो गए। अब आप होमवर्क में ट्राई करें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कैसे बनेगा? CCl4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CH4 मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4, और 4 आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। और हाइड्रोजन कितने हैं? एक एक है, ये एक एक शेयर कर लेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, सिंगल बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जब भी आपके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, तो उसका क्या मतलब है, कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब एक बार एक स्कूल के प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन किया गया था। क्वेश्चन था कि आपके पास ऐसे ये था, ठीक है, C, ट्रिपल बॉन्ड C। और क्वेश्चन था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बीइंग शेयर्ड इन दिस कंपाउंड। इसमें आप चाहे हाइड्रोजन भी लगा दीजिए। कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी कंपाउंड बना के दे देंगे और पूछेंगे आपसे, नाम भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आंसर दिमाग में आ रहा है,
प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं और मैं आपको बताऊंगी कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है और जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं टॉप पे पिन कर दूंगी बाकी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब आ जाइए आप नॉन पोलर पे। नॉन, अब ये तो हो गए हमारे इक्वालिटी वाले बॉन्ड्स। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि बुक में क्या कहा जा रहा है। आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देख लिया, नॉन पोलर कंपाउंड। A hydrogen atom has one atom in its only shell. It needs one more electron to attain duplet, मतलब दो करने के लिए। To meet this need, hydrogen atoms share its electron with another hydrogen atom. Thus, one electron each is contributed by two atoms of hydrogen, and the remaining pair of electrons is mutually shared by both the atoms to form hydrogen molecule. यही चीज आपकी क्लोरीन में समझाई हुई है। क्लोरीन से हमें अगर पूछा जाए कि क्लोरीन कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस को अटेन करने की कोशिश करता है, दैट इज आर्गन। वो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ या आपको कोई पार्ट पढ़ के भी समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला आ गया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपका होमवर्क है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आ गया नाइट्रोजन का ही एग्जाम्पल है आपका। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बस उसकी थ्योरी लिखी है एक्सप्लेन करते हुए। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो गया आपका। उसके बाद हमने मीथेन भी डिस्कस कर लिया, दैट इज CH4। ये रहा CH4 आपका स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम पोलर कंपाउंड्स पे। ओके, सो पोलर कंपाउंड्स वो हो गए जिसमें एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एक थोड़ा वीक है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। तो जब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। सो ऑक्सीजन आ गया हमारा बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस यहाँ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, प्लस यहाँ एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। ठीक है, सो अब क्या होगा, इनके बीच में शेयरिंग होगी, तो हम कैसे शो करेंगे? यहाँ ऑक्सीजन ये एक शेयर्ड हो गया, ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो करने, आप यहाँ शो कर सकते हैं जो भी आपके एक्स्ट्रा शेयर्ड पेयर बचे हैं। एक्चुअली वो आप इन सब में ही शो कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा है, जैसे क्लोरीन वाले में बाकी भी बचे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और वही चीज आप, और कौन सा बचा? हाँ, दैट्स इट। जो जो बचे हैं जो कि कहीं शेयर नहीं हुए वो भी आप अपने स्ट्रक्चर में शो कर दीजिए। क्यों अपने मार्क्स लूज करने के लिए हम चांस लें, आप शो कर दीजिएगा। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे हमने चारों शो कर दिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। अब इसके आगे आपका आएगा अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3। सो नाइट्रोजन बीच में आ गया, उसके बाद आपके पास 3 हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन ऊपर और ये साइड में। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में? उसमें है 5। तो 3 तो आप यहाँ बना दीजिए और एक एक यहाँ बना दीजिए। एक्चुअली 2 छोड़ेंगे हम नीचे और बाकी ऊपर। ये सब हमने यहाँ शेयर कर लिए। अब जब हम इसे लाइन डायग्राम में बनाएंगे तो फिर बनेगा नाइट्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के पास बचे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, ये बन गए आपके 3 बॉन्ड्स। ऑल राइट, अब लेट्स सी कि बुक में और क्या बचा है। ये हमारा पोलर वाले नॉन पोलर हो गए थे, फिर हम पोलर्स पे आ गए थे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा। To attain the stable electronic configuration of the nearest noble gas, hydrogen needs 1 electron and oxygen need 2 electrons. ठीक है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2। तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ नहीं, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ताकि वाटर मॉलिक्यूल बन सके
और सब दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सके. In the case of water molecule, each of the two hydrogen atoms share an electron pair with the oxygen atom such that hydrogen acquires a duplet configuration and oxygen an octet, resulting in the formation of two single covalent bonds. आगे बात समझ. One molecule of water contains total of 3 atoms. एक एटम आपका ऑक्सीजन और 2 एटम आपके हाइड्रोजन. ठीक है. अमोनिया का भी देख लेते हैं. To attain the electronic configuration of the nearest noble gas, nitrogen needs 3 electrons and hydrogen needs 1 electron. नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इस वजह से नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ताकि तीनों के साथ एक एक शेयरिंग बॉन्ड बन सके. When a molecule of ammonia is to be formed, one atom of nitrogen shares 3 electron pairs, one with each of the 3 atoms of hydrogen. ठीक है. और ये आपका स्ट्रक्चर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. The ammonia molecule contains total of 4 atoms. 4 एटम कैसे? एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के. ठीक है. सो स्टूडेंट्स आज इतना ही कवर करते हैं. ये वाला जो पोर्शन है इसमें 10 मिनट एटलीस्ट लगेंगे और आई वुड लाइक कि आप पहले रिवाइज कर लें दोनों पोर्शंस पहले के, कोवलेंट कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, और फिर आप अगला सेशन अटेंड करें. तो उसमें ये होगा कि ये वाला जो पूरा चार्ट है ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही. Alright students, so this is it for today's session. आज के सेशन में हमने कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में समझा. कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, और उसके बाद 2 टाइप के जो हमारे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स उनको डिस्कस किया, और कोवलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स भी समझे. ठीक है. सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो. समझ में आया हो या नहीं समझ में आया, प्लीज किसी तरीके से मुझे इन्फॉर्म करिए कि मैम ये पार्ट समझ में आया तो भी बता दो, नहीं समझ में आया तो भी बता दो. थोड़ा इंसाइट मिलता है कि किस टाइप से वीडियो कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन बदला जा सकता है. सो मेक श्योर कि आप जो भी फील करते हैं आप या तो कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर आप ईमेल करें tsclassesicsc@gmail.com, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज इट फॉर टुडे. मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल, और ये वीडियोस और ये सीरीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. एंड वील कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन. आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड.